अब हम बच्चे फंजाई किंगडम के बारे में बात करेंगे। फंजाई किंगडम में हमने किसको रखा, तो हमारी इस अर्थ पे वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर थे, ठीक है, मल्टी सेलुलर के साथ साथ वो यूकैरियोटिक थे, और क्या बोला था, हेटेरोट्रॉपिक थे, और उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पूरे अर्थ पर थे जो कि मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे, हेटेरोट्रॉपिक थे और सेल वॉल प्रेजेंट थे उनके सेल में, वो अलग बात है काइटिन की बनी है, किसकी बनी है उसे हम देखते रहेंगे यहाँ पर, ठीक। उनको हमने कहाँ पर उठा के रख दिया, उसको हमने रख दिया फंजाई के अंदर, ठीक है। हमारा ओवरऑल एक क्राइटेरिया हमने देख लिया फंजाई के किंगडम को बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर बात करें फंजाई किंगडम में जो फंजाई होती है उनकी बॉडी के बारे में जब आप बात करोगे बच्चे, तो इनकी बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस होती है। देख रहे हो, ये फिलामेंटस बॉडी होती है, ऐसे फिलामेंट्स की फॉर्म में होती है, और इन फिलामेंटस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। और ये फिलामेंटस बॉडी कैसे बनी है, देख रहे हो इसमें कई सारे फिलामेंट किनारे से अपेंडेजेस निकल कर आ रहे हैं, तो इसके जो ईच अपेंडेजेस होते हैं, ये जो एक एक फिलामेंट है, इसको हम बोलते हैं हाइफा, और ये हाइफा के एग्रीगेशन कलेक्शन से जो पूरी बॉडी बनी है इसको हम बोलते हैं माइसेलियम। क्या बोलते हैं, माइसेलियम। तो हमारी जो फंजाई की बॉडी है उसको आप माइसेलियम बोलेंगे, और उसका जो एक यूनिट है वो क्या, हमारी हाइफा है, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चे, तो हमारे मोस्ट ऑफ द फंजाई, नियरली ऑल फंजाई, उनकी जो बॉडी है वैसे फिलामेंटस हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें कि एक्सेप्शन हमारे पास है क्या, ईस्ट। ईस्ट की जब बात करोगे तो ईस्ट जो होती है बच्चे यूनिसेलुलर होते हैं, और इनकी बॉडी ऐसी माइसेलियम फिलामेंटस नहीं होती है, ठीक है। अब बात ये भी आती है सर, जब ईस्ट आपकी यूनिसेलुलर है तो क्यों इनको हमने प्रोटिस्टा में नहीं रखा, क्योंकि प्रोटिस्टा क्लास किस चीज़ के लिए बनी है, उसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखना है। लेकिन जब देखा गया तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो फंजाई की जैसी थी, इसलिए हमने क्या किया, इन ईस्ट को एक्सेप्शनली उठाकर कहाँ रख दिया, हमने फंजाई के अंदर रख दिया, ठीक है। और क्या देखेंगे इनके, अगर आप सेल वॉल के बारे में देखो तो सेल वॉल इनकी किसकी बनी होती है बच्चे, काइटिन की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, ठीक, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। काइटिन को हम फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। फिर हमसे पूछा जाता है आपके फंजाई ग्रो कहाँ पर करेंगे, तो आप खुद याद करो, आपके बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होता है, बॉडी में फंगल इन्फेक्शन कहाँ होता है, तो सर बॉडी में फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली सर ग्रोइन एरिया में होता है हमारे, और हमारे आर्मपिट्स वाले एरिया में होता है। तो क्यों ग्रोइन एरिया में क्यों फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, सर ग्रोइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ के, अगर आप एटमॉस्फेयर के बारे में बात करो तो हमारे आर्मपिट्स की बात करें, ग्रोइन एरिया की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, स्वेट होता है, यानी मॉइस्चर चाहिए। और क्या चाहिए बताओ सर, गर्मी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पर फंजाई बहुत इजीली ग्रो कर जाती है। यानी हमें समझ में आ गया कि फंजाई को ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, तो फंजाई को ग्रो करने के लिए चाहिए मॉइस्ट एंड वार्म, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस है ये। इसको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप गलत करके आते हो इसको, वो कोल्ड एंड ड्राई बोल देगा, कोल्ड एंड ह्यूमिड बोल देगा, तो नहीं सर, याद रहेगा, अपने बॉडी के हिसाब से याद रखेंगे। बॉडी में फंगल इन्फेक्शन मोस्टली कहाँ पर हो रहा है, ग्रोइंग एरिया, आर्मपिट एरिया, वहाँ पर क्या है सर, पसीना हो रहा है, मतलब मॉइस्ट है, और गर्मी तो रहती है सर, गर्म रहता है, तो वार्म एंड मॉइस्ट एरिया चाहिए इनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। और ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, नियरली कहीं भी ग्रो कर जाते हैं, जहाँ पर इनको ये कंडीशन मिलेगी वहाँ पर ये ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक। और अगर हम बात करें इनके बॉडी में जो देखोगे बच्चे, तो बहुत ही हाईली डाइवर्सिफाइड बॉडी मिलेगी इनकी, मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर, हैबिटेट की बेसिस पर, हैबिटेट अभी बताया हर जगह ग्रो कर रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक। और मॉर्फोलॉजी बहुत ही डाइवर्स होती है, दे आर वेरी, दे शो डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है। कई तरह के फिलामेंटस बॉडी बना कर देंगे ये आपको, और किसी भी हैबिटेट में ग्रो कर जा रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन है आपके, ठीक। और अगर हम बात करें तो मैंने बताया हमारी जो फंजाई है इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे सर, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। तो ये भी हम बोलते हैं क्या, इट इज़ अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारी यूनिक किंगडम है जिसके अंदर केवल और केवल किसको भरा हम लोगों ने, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को हमने अलग से भरा हुआ है, ठीक। इट इज़ अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। और अगर हम देखें तो इन हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है दो तरीके से खाना खाता है। कैसे कैसे खाना खाता है, या तो सेप्रोफिटिक तरीके से खाएगा या तो पैरासिटिक तरीके से। सेप्रोफिटिक का मतलब हमें पता है क्या करेंगे बताओ, जो सेप्रोफिटिक वाले होंगे वो क्या करेंगे सर, वो डेड डिकेइंग जो मैटर है उसके ऊपर क्या करेंगे, उल्टी करेंगे, एंजाइम की उल्टी करेंगे, और एंजाइम क्या करेगा, उन डेड डिकेइंग जो मैटर है उसको बाहरी डाइजेस्ट कर देगा, और जब बाहरी उनको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा डेड डिकेइंग मैटर को, तो क्या करेंगे फिर ये उसको क्या करेंगे वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बाकी जो है वहीं सॉइल में छोड़ देंगे। और सॉइल में छोड़ देते हैं इसीलिए तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का भी पार्ट हो जाता है ना, अब वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में चला जाता है जो सॉइल में पड़ा रह जाएगा, ठीक। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक, यानी सर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को हम एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है यहाँ पर खाने का, ठीक। तो एब्जॉर्प्टिव टाइप होता है, या फिर दे फॉर्म फ्रॉम द डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर से काम ले रहे हैं अपना, वहाँ से खा रहे हैं, ठीक। और जो पैरासिटिक होंगे ये क्या होंगे बच्चे, पैरासिटिक वाले सर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एपिथीलियम हो गई, उस एपिथीलियम के अंदर क्या करते हैं ये अपना एक फिलामेंट डाल देते हैं,
ऐसे इन्होंने एक फिलामेंट उसके अंदर डाल दिया, इस फिलामेंट को बोलते हैं होस्टोरिया, इस फिलामेंट को क्या बोलते हैं? होस्टोरिया। देखिए अब लिखा मैंने होस्टोरिया, और ये जो होस्टोरिया नाम का जो फिलामेंट है कहाँ डाल देंगे बताओ? ये इस एपिथेलियम के अंदर ब्रीच करके डाल दिया। अब वहीं से क्या करेंगे? अपना न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो कर रहे हैं वो कैसे शो कर रहे हैं सर? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है विद हेल्प ऑफ होस्टोरिया। होस्टोरिया क्या है? कुछ नहीं है सर, ये भी एक फिलामेंट है, सकिंग फिलामेंट। ये क्या करेगा? वहाँ से खाना लेता रहेगा और इनको प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये हमने जनरल फीचर देख लिया आपने किसके? फंजाई के बारे में। अब हम क्या करेंगे बच्चे? अब हम देखेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। देखते हैं सर फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कितने तरह का देखने को मिलता है हमें। अब जब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चे तो हमें यहाँ पर तीनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा फंजाई के अंदर। ये वेजिटेटिव तरीके से भी रिप्रोड्यूस करेंगे, ये सेक्सुअल स्पोर्स बनाकर भी रिप्रोड्यूस करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। ये वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं बच्चे? तो आइदर बाई फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? एक पूरी फिलामेंटस बॉडी होगी, ये तुम्हारे कई सारे फ्रेगमेंट में टूट जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बन जाएगा। हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। और मोस्टली फिलामेंटस है, उनके अंदर फिलामेंटस बॉडी है, फिलामेंट उनका टूट जाएगा कई पार्ट में, हर एक पार्ट से एक नया आपको बॉडी डेवलप हो जाएगा वहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बडिंग क्या होता है? बडिंग की अगर हम बात करें तो बडिंग में क्या होता है कि ये जो सिंगल सेल्ड वाले हैं वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट में क्या होगी? बडिंग देखने को मिलेगी हमें। ठीक, तो बडिंग किसके लिए है सर? तो ये हमारे मोस्टली यूनिसेलुलर जो है उनके लिए है। ठीक, और जो कि आपका एक ईस्ट है, ईस्ट के अंदर आपको बडिंग देखने को मिलेगी। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो भाई स्पोर फॉर्मेशन है। ये स्पोर कैसे बनाते हैं अगर देखें? ये दो तरीके के स्पोर बनाते हैं बच्चे, एक को हम बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर और दूसरा जो हमारा स्पोर है इसको हम बोलते हैं कोनिडिया। कैसे बनते हैं स्पोर? तो ये देखिए, ये आपकी माइसेलियम है और इस माइसेलियल बॉडी में एक कोई हाइफा, देखो हाइफा, एक हाइफा पर क्या होगी? स्पोरेंजिया डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उन पूरी जो माइसेलियल बॉडी हमने देखी तो उस माइसेलियल बॉडी में किसी एक हाइफा पर, इस एक हाइफा पर क्या हुआ? एक स्पोरेंजिया डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? स्पोरेंजिया बन गई सर। और ये जो स्पोरेंजिया डेवलप हुई है जिस हाइफा पर, उस हाइफा को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या बोला हमने उस हाइफा को? उस हाइफा को हमने बोला स्पोरेंजियोफोर। तो इस स्पोरेंजियोफोर हाइफा पर क्या डेवलप हो गया? स्पोरेंजियम डेवलप हो गया। और ये जो स्पोरेंजियम जो यहाँ पर डेवलप हुआ है, इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा बच्चा? माइटोसिस होगी और माइटोसिस होकर बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे। सब स्पोर्स हैं, तो ये सारे स्पोर्स बन गए इस स्पोरेंजियम के अंदर। अब जो सारे के सारे जो स्पोर्स इस स्पोरेंजियम के अंदर बने हैं, अब एयर करंट या फिर कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर उसकी वजह से क्या होगा? ये जो स्पोरेंजियम है ये टूट जाएगा। स्पोरेंजियम क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। देखो यहाँ पर स्पोरेंजियम ब्रेक कर गया, और स्पोरेंजियम के ब्रेक होते ही इसके अंदर जो सारे स्पोर्स जो भरे हुए हैं ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद क्या होंगे? इन्हीं स्पोर्स को जो इसके अंदर बने थे, इन स्पोर्स को हमने बोला स्पोरेंजियो स्पोर्स बोला। और ये स्पोरेंजियो स्पोर्स क्या करेंगे बच्चे? ये जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेट करके फिर से पूरी की पूरी एक माइसेलियल बॉडी आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह का जो आपका रिप्रोडक्शन है, इस तरह का जो आपका स्पोर फॉर्मेशन है, इसको हमने क्या बोला? स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, इन स्पोर्स को हमने बोला स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक, और ये जो स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं बच्चे, ये भी दो तरीके के होते हैं। इन्हीं में से जो स्पोरेंजियो स्पोर जो बन रहे हैं, दो तरीके के स्पोर बनते हैं। कुछ ऐसे स्पोर होते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं, तो वो स्पोरेंजियो स्पोर जो कि फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं उनको हम बोलते हैं जू स्पोर। और वो स्पोरेंजियो स्पोर जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल होते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लानो स्पोर। तो एप्लानो स्पोर हमें समझ में आ गया कौन से? ये नॉन मोटाइल वाले स्पोर हैं। हमारे स्पोरेंजियो स्पोर कौन से स्पोर है? हमारे ये मोटाइल वाले स्पोर हैं। ठीक है, और दूसरे तरह का स्पोर कैसे बना रही है? तो कोनिडिया बोला। दूसरे तरह का जो हमारा स्पोर था उसको हमने बोला कोनिडिया। अब ये कोनिडिया कहाँ बनती है? तो कोनिडिया बनते हैं हमारे कोनिडियोफोर पर। ही देखिए कोनिडियोफोर है। ठीक, ये भी हमारी एक माइसेलियम है। इस माइसेलियम को हमने क्या नाम दिया? कोनिडियोफोर। और इस कोनिडियोफोर पर क्या बनेगी बताओ? कोनिडिया बनेगी। देखो कोनिडिया बनी, सब कोनिडिया सारी स्पोर है। और फिर ये सारी कोनिडिया का क्या करेंगे बच्चे? जर्मिनेट कर जाएंगी और जर्मिनेट करके पूरा का आपका एक माइसेलियम बना देंगे। अब मेन डिफरेंस क्या बताओ? जो हमारी कोनिडिया है ये भी स्पोर है, यहाँ पर ये स्पोरेंजियो स्पोर ये भी स्पोर है, लेकिन डिफरेंस अगर देखा जाए तो मेन डिफरेंस ये है कि स्पोरेंजियो स्पोर हमारे एंडोजीनियसली बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? ये एंडोजीनियसली। ठीक है, एंडोजीनियसली मतलब कि किसी बैग के अंदर बन रहे हैं। ठीक, और अगर बात करें कोनिडिया की, तो कोनिडिया कैसे बन रहे हैं? तो ये एक्सोजीनियसली बन रहे हैं। देख रहे हो जी, सरफेस पे ऐसे एक्सोजीनियसली बन रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा एक यहाँ पर एक डिफरेंस आप समझ लोगे, ये एक्सोजीनियस होते हैं और ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर होते हैं। कोनिडियो स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर में डिफरेंस हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं बच्चे, में कई सारे स्टेप्स आएंगे, एक एक स्टेप हम देखते हैं किस तरीके से चल रहा है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
अब हम बच्चे देखेंगे कि फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चे फंजाई के अंदर ये 3 स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है। क्या क्या है वो स्टेप? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। ये 3 स्टेप में जाकर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्लाज्मोगैमी में क्या होने वाला है, कैरियोगैमी में क्या होने वाला है और मियोसिस में क्या होने वाला है। तो प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है बच्चे? सिंपली ये देखिए, दो ये हमारे माइसेलियल फिलामेंट हैं और ये जो दो माइसेलियल फिलामेंट हैं ये दो अलग अलग सेक्स सेल के हैं, दो अलग अलग माइसेलियम है ये। और ये क्या होते हैं, ये माइसेलियम बच्चे आकर दोनों पहले आपस में फ्यूज कर जाते हैं। दोनों माइसेलियम देखिए यहाँ पर फ्यूज कर गए, ठीक है, कॉमन है यहाँ पर, एक और ऐसे बना सकते हो, ऐसे आकर ये फ्यूज कर गए, ठीक। और फ्यूज करने के बाद देख रहे हो यहाँ पर ये, ठीक। ये जो माइसेलियम है इसकी जो यहाँ पर सेप्टा है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया और इसका दूसरा ये न्यूक्लियस हो गया। और ये जो दोनों न्यूक्लियस जो हैं इन माइसेलियम के फ्यूज करने के बाद क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर आ गए। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ पर आ गए? एक सिंगल सेल के अंदर आ गए। और जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाते हैं तो इस फेज को हम बोलते हैं डाई कैरियोन फेज। डाई कैरियोन फेज, हाँ सर, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए तो बोल दिया डाई कैरियोन फेज। और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चे प्लाज्मोगैमी। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हुआ? सिंपली सर दो फिलामेंट का आपस में फ्यूज कर जाना, दोनों फिलामेंट का आपस में फ्यूज कर जाना, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी होने के बाद क्या हुआ है कि जब ये दोनों न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर आ गए। अब जब दोनों न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर आ गए तो इसको, इस फेज को बोलोगे कि ये डाई कैरियोन फेज आ गई, ठीक है। लेकिन वही जब आप बात करो बच्चे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो फंजाई है इसको हम 4 क्लास में डिवाइड करेंगे, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस और ड्यूटेरोमाइसेटिस। जब आप फाइकोमाइसेटिस क्लास की बात करोगे तो फाइकोमाइसेटिस के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है वहाँ पर ये जब दोनों माइसेलियम एक कॉन्टैक्ट में आते हैं और दोनों न्यूक्लियस जब एक सिंगल सेल में आते हैं तो ये सिंगल सेल में आते ही तुरंत ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके 2n बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 2n। तुरंत इनमें कैरियोगैमी हो जाती है, तुरंत दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करते ही क्या बना देते हैं? 2n। मतलब सर फाइकोमाइसेटिस के मेंबर के अंदर, जो हमारे फाइकोमाइसेटिस के मेंबर होंगे उनके अंदर हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा? ये डाई कैरियोन फेज। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो दो न्यूक्लियस आएंगे तो वो दोनों फ्यूज करके क्या बना देंगे? 2n बना देंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे। क्या बना देंगे? वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस। और बाकी अगर हम बात करें अपने एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस की बात करें, ड्यूटेरोमाइसेटिस की बात हम यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं, हम जब ड्यूटेरोमाइसेटिस क्लास पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा बच्चे, ठीक। और जब आप एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस को देखोगे तो उनके अंदर क्या होता है कि ये दोनों न्यूक्लियस एक सिंगल सेल में आने के बाद थोड़ी देर तक वेट करते हैं, एक लंबा गैप बीतता है, पूरा टाइम बीतता है इनका अकेले अकेले एक सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस पड़े रहते हैं एक अच्छे खासे टाइम के लिए। और उस टाइम को, जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इस टाइम को हम नाम देते हैं डाई कैरियोन फेज। क्या बोलते हैं? डाई कैरियोन फेज, ठीक है। अब डाई कैरियोन फेज आ गया। डाई कैरियोन फेज आने के बाद अब क्या होगा? अब डाई कैरियोन फेज के बाद क्या होता है बच्चे कि जिस सेगमेंट के अंदर, जिस सेल के अंदर ये दोनों न्यूक्लियस हैं, उसी सेगमेंट पर क्या होता है, उसी सेगमेंट पर वो इस सेगमेंट थोड़ा सा इवेजिनेट कर जाता है, बल्ज कर जाता है। बल्ज करके देखो यहाँ पर बन गया, ये बल्जिंग हो गई। और जब ये बल्ज करता है तो ये दोनों न्यूक्लियस इसी सेगमेंट के अंदर चले आते हैं, इस बल्जिंग के अंदर दोनों जो न्यूक्लियस हैं चले आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए और दोनों न्यूक्लियस ने फ्यूज करके क्या बनाया? 2n बनाया। 2n मतलब डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहाँ पर बन गया। और इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। हाँ सर सही बात है, कैरियोगैमी बोलना चाहिए क्योंकि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं और इन दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम बोलते हैं क्या हो गई? कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी कहाँ हुई सर? इस बल्जिंग के अंदर हुई। अब इसके बाद क्या होता है बच्चे कि यहाँ पर कैरियोगैमी होने के बाद जो अगल बगल के बाकी की जो फिलामेंट होते हैं, बाकी भी और सारे फिलामेंट है, इसका बहुत सारा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा, इसका भी लंबा सा फिलामेंट और इसका भी लंबा सा फिलामेंट है। वो सारे फिलामेंट क्या करते हैं? इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से इनको सराउंड कर लेते हैं। और ये जो चारों तरफ के घिरने से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया? फ्रूटिंग बॉडी बना दी, ठीक। और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अब क्या होगा? इस जो माइसेलियल हाइफा है, इस हाइफा के अंदर ये 2n पड़ा है और ये किसके अंदर पड़ा है? इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर पड़ा है। और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अब क्या होता है? इस न्यूक्लियस का क्या होता है? इसके अंदर अब मियोसिस होती है। क्यों? क्योंकि हमारा ओरिजिनल प्लांट कैसा था? ओरिजिनल प्लांट हमारा हैप्लॉइड था और यहाँ पर हमारे डिप्लॉइड बन गए, ये डिप्लॉयड 2n बना है। तो अब क्या होगा? इसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये जो हमारी हाइफा है इसके अंदर जो रखा हुआ जो 2n न्यूक्लियस है, इसके अंदर अब मियोसिस होगी। क्या होगी इसके अंदर अब? तो सर इसके अंदर अब मियोसिस होगी। और मियोसिस होने के बाद ये देखिए चार न्यूक्लियस बन गए यहाँ पर,
ठीक है, मियोसिस हुई और ये 4 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए। वो डिपेंड करेगा कौन सा मेंबर है, कभी 4 बनते हैं 8 बनते हैं, वो बाद में देखते रहेंगे हम। बस अभी देखो आप मियोसिस देखो, और ये जो मियोसिस हुई है इस लास्ट स्टेप को हम बोलते हैं मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद क्या होगा, अब ये जो सेगमेंट जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे ये सेगमेंट टूट जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और रप्चर करते ही सारे के सारे जो हमारे यहाँ पर जो न्यूक्लियाई हैं, जो स्पोर्स ये बने हैं बच्चे, जो स्पोर्स बने हैं, ये सारे के सारे स्पोर्स जो हैं जाइगोट एक तरीके के, सब जाइगोट है बच्चे, है ना, ये सारे के सारे जाइगोट बाहर आ जाएंगे और ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके क्या करेंगे, ये आपका नया माइसेलियल प्लांट बॉडी, इस फंजाई की बॉडी बनाकर देंगे, माइसेलियम जो है फंजाई की बॉडी बनाकर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस को, इन सारी स्टेप्स को एक बार लिख लेते हैं। क्या देखा हमने, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, दोनों सेल फ्यूज करती हैं, 2 सेक्स सेल फ्यूज, ठीक है, लेकिन उनका न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करता है, देखा हमने, ठीक है, वो दोनों सेल फ्यूज कर जाती हैं और उन दोनों का न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर पड़ा रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई कैरियन फेज, क्या बोलते हैं, डाई कैरियन कंडीशन बन जाती है यहाँ पर। ये डाई कैरियन कंडीशन केवल कहाँ देखने को मिलेगी आपको, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। जब आप फाइकोमाइसिटीज की बात करोगे तो उनमें क्या होता है, उनमें एक सेल के अंदर जैसे ही दोनों न्यूक्लियस आते हैं तुरंत फ्यूज करके 2n बना देते हैं, उनमें डाई कैरियन स्टेज देखने को नहीं मिलती है। क्यों, फाइकोमाइसिटीज में आप लोग इमीडिएट फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियाई का, ठीक, और 2n यहाँ पर तुरंत बन जाता है, तुरंत कैरियोगैमी हो जाती है यहाँ पर, ठीक। और इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, ओवरऑल सब में दूसरा स्टेप क्या आएगा आपका, कैरियोगैमी। उन दोनों के आने के बाद फिर वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, फ्यूज होंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे विद ईच अदर और डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिन कैरियन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, सिन कैरियन, फ्यूजन ऑफ बोथ न्यूक्लियाई और यहाँ पर डिप्लॉयड का बनना, जिसको बोलते हैं सिन कैरियन। ठीक है, सिन कैरियन का फॉर्मेशन हो गया। सिन कैरियन के बाद क्या होगा, कैरियोगैमी होगी, सिन कैरियन हो गया सर, सिन कैरियन बन गया। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए मियोसिस होगी। क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या हुआ सर, अब वो जो हमारा 2n बना हुआ है उसके अंदर मियोसिस होगी, ठीक। और मियोसिस हमारी एनसीईआरटी लिखती है फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होती है। सही बात है सर, आपने बताया फ्रूटिंग बॉडी के अंदर रखा हुआ हाइफा है और उस हाइफा में रखा हुआ हमारा 2n और उसके अंदर मियोसिस होगी। ये देखिए डिप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस होगी और अगेन हमारे हैप्लॉयड सेल्स यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। और ये मियोसिस कहाँ पर होती है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होती है। हाँ सर, देखा हमने, अभी आपने वो हाइफा बनाया था, उसी के अंदर आपने मियोसिस करके स्पोर बनाए थे और आपने इसको, इस हाइफा को कवर कर दिया था फ्रूटिंग बॉडी से, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स क्या करेंगे, ये बाहर आकर जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेट करने के बाद आपका नया फंगल फिलामेंटस बॉडी तैयार कर देंगे वो। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है फंजाई के अंदर। बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो 3 तरीके का होता है फंजाई के अंदर। क्या क्या है सर, तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और सोमैटोगैमी, ये मेन 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल माइसेलियम, एक ही माइसेलियल बॉडी है और एक ही माइसेलियल बॉडी के 2 अलग अलग हाइफा, ठीक है, 2 अलग अलग हाइफा, एक ही माइसेलियम के 2 अलग अलग हाइफा में से क्या होता है, एक हाइफा से मेल सेक्स ऑर्गन, एक से मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरे से फीमेल सेक्स ऑर्गन वहां से डेवलप हो जाता है वहां पर। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं हम ऊगोनियम, ठीक। और ये जो हाइफा डेवलप हुई है, जो सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए हैं, इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन जब ये पूरी तरह से मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जब मैच्योर हो जाते हैं, जब पूरी तरह से ये मैच्योर हो गए, तो इनके अंदर केवल एक एक न्यूक्लियस बसता है। देखिए एक एक न्यूक्लियस, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर बसता है। और उसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो हाइफा हैं एक दूसरे के पास आती हैं और पास आकर देखो ऐसे फ्यूज हो गई। और फ्यूज होने के बाद क्या होता है, जो एंथ्रीडियम, जो मेल वाला हाइफा है, मेल वाला जो सेक्स ऑर्गन, वहां से एक ट्यूब निकलती है यहाँ पर, ठीक है, ये ट्यूब निकल गई यहाँ पर। और इस ट्यूब की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो मेल गैमिट है, ये जो जिसको आप मेल गैमिट कह दो एक तरीके से, जो मेल, इसका जो न्यूक्लियस है उस मेल न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल वाले सेक्स ऑर्गन में, हमारी जो ऊगोनियम, वहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने। और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियस एक साथ आते हैं और न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन हो जाता है, कैरियोगैमी हो गई, पढ़ा है हमने, प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, ठीक है। और कैरियोगैमी होने के बाद अब क्या होता है, मियोसिस। और कैरियोगैमी होने के बाद ये जो जाइगोट बना है यहाँ पर, जाइगोट, इस जाइगोट को हम बोलते हैं, ये जो हमारा जाइगोट बना है बच्चे, इसको हम बोलते हैं ऊ स्पोर। क्या बोलते हैं जाइगोट को हम, ऊ स्पोर। और ये जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा। एकदम सही बात है सर, 2n ही होना चाहिए सर जाइगोट, दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है, 2n जाइगोट होगा। और इस ऊ स्पोर के अंदर अब क्या होगा, मियोसिस होगी। और इस ऊ स्पोर में जब मियोसिस होती है तो फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। देखो यहाँ पर कई सारे हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पर बनेंगे और वो हैप्लॉइड स्पोर है वो जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, माइसेलियम बना देते हैं। तो हमारा जो ऊ स्पोर बना है, क्या ये कोई हमारा एसेक्सुअल स्पोर नहीं, बल्कि हमारा ये जाइगोट है यहाँ पर, ठीक है, ऊ स्पोर हमारा जाइगोट होता है। और इस तरह की जो कंडीशन है जहाँ पर एक ही माइसेलियम की 2 अलग अलग हाइफा पे हमने क्या किया, ये
मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन बना दिए, इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं होमोथैलिज्म। होमोथैलिज्म में क्या होता है, एक ही माइसेलियम की दो अलग अलग हाइफा पर आपके दोनों सेक्स ऑर्गन आ जाते हैं। ठीक है, अगर वहीं देखें अब गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है बच्चे, दो अलग अलग माइसेलियम, ये बॉडी अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग हाइफा नहीं है बल्कि माइसेलियम ही अलग अलग है, और दो अलग अलग माइसेलियम पर क्या बनेंगे, आपके सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो शुरुआत में जब डेवलप हो रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं प्रोगैमेटेंजिया, फिर आपके फुल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गए, ठीक, एक मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इनके अंदर कई सारे न्यूक्लियाई आपके पड़े हुए, और फिर क्या होंगे, दोनों आपस में फ्यूज करके प्लाज्मोगैमी हो गई। प्लाज्मोगैमी होने के बाद सब एक साथ आ जाएंगे, सारे न्यूक्लियस एक साथ आ जाएंगे, एक साथ आने के बाद क्या हो जाएगा, अब कैरियोगैमी करा दो, क्या करा दो, कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी कराने के बाद क्या होंगे, जितने न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज हुए हैं सब मिलकर क्या बना देंगे, उतने ही आपको जाइगोट मिलेंगे यहाँ पर, कई यानी सर यहाँ पर कई सारे जाइगोट बनने वाले हैं। इसके पहले वाले कंडीशन में केवल एक जाइगोट बना था एक बार में, यहाँ पर एक साथ कई सारे जाइगोट बनेंगे, और उन जाइगोट को हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। यानी जाइगोस्पोर क्या है, जाइगोस्पोर एक हमारा जाइगोट है। अभी जाइगोस्पोर के अंदर क्या होगा, इस जाइगोस्पोर ये 2n है, ठीक है, और पेरेंटल बॉडी कैसी थी, वो तो हैप्लॉइड थी, अभी देखा आपने हैप्लॉइड है, तो अब क्या होगा, इस जाइगोस्पोर के अंदर क्या कराएंगे हम, मियोसिस, मियोसिस, और जब इस जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस कराएंगे तो जो स्पोर बनेंगे उन स्पोर के जर्मिनेशन से क्या करा दोगे, फिर नई माइसेलियल बॉडी बना दोगे, है ना, इस फंजाई की नई माइसेलियल बॉडी आपको तैयार हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में कौन सी कंडीशन थी, होमोथैलिज्म, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दो अलग अलग माइसेलियम पर दोनों मेल और फीमेल बने हैं, और इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म। क्या बोलते हैं बच्चे, हेट्रोथैलिज्म। तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हेट्रोथैलिज्म वाली कंडीशन में है, ठीक, और यहाँ पर एक साथ कई सारे यहाँ पर जाइगोट बने, उनको क्या बोला, जाइगोस्पोर। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में जाइगोस्पोर बनेगा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में जो बनेगा उसको बोलेंगे ooस्पोर, ठीक है, ooस्पोर और जाइगोस्पोर। थर्ड तरह की जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी किन में होती है, ये वो शो करते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं, जिनके अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है ही नहीं। तो क्या होता है, सिंपल सी, कोई भी दो माइसेलियम, दो अलग अलग माइसेलियम पास में आती हैं, फ्यूज करती हैं, प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है, मियोसिस हो जाती है। जो कंडीशन मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वही सारी चीजें यहाँ पर होंगी। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन नहीं बनेंगे, सोमैटोगैमी में कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, कोई भी दो माइसेलियम फ्यूज करती हैं और आपका वहाँ पर फ्यूजन से क्या हो जाएगा, दोनों के न्यूक्लियस पास पास में आ जाएंगे, ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस पास में आएंगे, फिर न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, 2n हो जाएगा, 2n होने के बाद क्या होगा बताओ, इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस होने के बाद क्या होगा, कई सारे हमारे जो हमने पहले कंडीशन पढ़े थे, कई सारे स्पोर बनेंगे, फिर हर एक स्पोर जर्मिनेट होगा और माइसेलियल बॉडी तैयार कर देगा। तो ये सोमैटोगैमी होता है जिनमें कोई सेक्स ऑर्गन वाली बात नहीं है। तो जहाँ पर सेक्स ऑर्गन वाली बात है वहाँ पर दो कंडीशन है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो हमने क्या किया बच्चे, हमारे जो जो हमारी फंजाई के किंगडम है इसको हम लोगों ने चार फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे, तो फंजाई को बच्चे ऑन द बेसिस पे स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो माइसीलियम की स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हमने क्या किया, फंजाई को फर्दर चार ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस और ड्यूटेरोमाइसेटिस। अब हमें इन चारों ग्रुप के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करनी है एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें बच्चे फाइकोमाइसेटिस के बारे में। फाइकोमाइसेटिस जो हमारी सबसे लोअर फंजाई होती है, सबसे प्रिमिटिव फंजाई कौन है, फाइकोमाइसेटिस, ठीक। फाइकोमाइसेटिस की अगर बात करो बच्चे तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। क्यों, क्योंकि प्राइमरली एक्वेटिक होती है, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलनी पाई जाती हैं आपकी, ठीक, इसलिए हम इनको एल्गल फंजाई बोल देते हैं। और देखिए ये हर जगह मिलेंगे आपको, डेड डिकेइंग मैटर पर आपको मिलेंगे वहाँ पर एनगल्फ करते हुए, और कुछ कुछ प्लांट पर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी रहती हैं, एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब समझ में आ गया सर, कि उस प्लांट के अलावा कहीं वो ग्रो ही नहीं कर सकती उसके अलावा, ठीक है। तो कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी रहती हैं, ठीक। अगर हम बात करें हमने मेनली किस बेसिस पर इनको डिवाइड किया बच्चे माइसेलियम फंजाई को, तो सर स्ट्रक्चर ऑफ माइसेलियम। तो इनका माइसेलियम कैसा दिखाई देगा, इनकी जो फंगल फिलामेंट होगा कैसा दिखाई देगा, तो जब फाइकोमाइसेटिस का जो फिलामेंट आप देखोगे बच्चे वो ऐसा दिखाई देगा। देखिए क्या है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक, ठीक है, सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड, कोई सेप्टा नहीं होगी यहाँ पर, कोई सेप्टा नहीं होगी सर। सब सेप्टा आ जाएगी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कहाँ हो पाएगा फिर वो, है ना। तो कोई सेप्टा नहीं है, ठीक है। ए सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा, ब्रांचिंग तो मिलेगी, लेकिन क्या होंगे सब सारे के सारे जो माइसेलियम है कैसे होंगे, वो ए सेप्टेट होंगे, कोई सेप्टा नहीं होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, सिनोसिटिक होगा, ठीक है। तो ये इनका फीचर होगा किसका, फाइकोमाइसेटिस का, ठीक है। कह सकते हैं हाँ सर अभी सेप्टा नहीं बना पाए, सबसे प्रिमिटिव है शायद इसीलिए सेप्टा नहीं बन पाया होगा। इस तरीके से आप दिमाग में रखकर आपको इसको याद रख लेना, ठीक, कि सबसे हमारे प्रिमिटिव फाइकोमाइसेटिस है, ठीक। फंगल फिलामेंट कैसा होता है इनका, सिनोसिटिक, एसेप्टेट और ब्रांच्ड होता है फिलामेंट इनका, ठीक है सर। देखा ब्रांच्ड होगा, सिनोसिटिक मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हमें दिखाई देगा इनका
फिलामेंट, ठीक है, और ये सेपरेट होगा, ठीक। अगर हम बात करें वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये लोग, तो जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडिया सब देखा हमने सर। जूस्पोर और एप्लानोस्पोर हमारे स्पोरेंजियोस्पोर है, कोनिडिया हमारा देखा हमने एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा, ये तीनों तरह के स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्सुअल के समय, ठीक। वही जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो फिर ये हर तरीके से करते हैं। आइसोगैमस भी मिल जाएगा आपको, एनाइसोगैमी मिलेगी, ऊगैमी मिलेगी, सब हर एक तरह का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, हमने डिस्कस कर लिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वही तीनों स्टेज फॉलो होंगी बच्चे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन सी फंजाई हमारे फाइकोमाइसिटिस ग्रुप में कौन कौन सी आएंगी, तो यहाँ पर आपका राइजोपस है, म्यूकर है, एल्ब्यूगो है। एल्ब्यूगो क्या बोलते हैं बच्चे, ये हमारी पैरासिटिक फंगस होती है मस्टार्ड पर, तो ऐसे ही आ जाता है द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टार्ड इज रिलेटेड विद, तो फाइकोमाइसिटिस ग्रुप क्या नाम है, एल्ब्यूगो नाम है, ठीक। कहाँ की है, फाइकोमाइसिटिस की है। राइजोपस की बात करोगे तो ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, जो ब्रेड पर हमारी जो फंजाई ग्रो कर जाती है वो ये राइजोपस ही है, ब्रेड मोल्ड हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया हमारे फाइकोमाइसिटिस के बारे में। एस्कोमाइसिटिस की अगर बात करें बच्चे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं एस्कोमाइसिटिस को। क्यों सैक फंजाई बोलते हैं, अभी आगे देखेंगे, आगे में समझ में आएगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पर ये अगर देखें इनकी बॉडी देखें तो एस्कोमाइसिटिस मोस्टली हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं और फिलामेंटस बॉडी होती है इनकी, ठीक। रेयरली एक इसी में जो ईस्ट जो मैंने आपको बताया था, जो यूनिसेलुलर यहाँ पर हमने रखा गया था, ये ईस्ट इसी में होता है, ईस्ट इसी का एग्जांपल है हमारे एस्कोमाइसिटिस का, तो उसकी वजह से बोलते हैं इट इज रेयरली यूनिसेलुलर, नहीं तो मोस्टली क्या है, मल्टीसेलुलर, सब फिलामेंटस मल्टीसेलुलर बॉडी होगी। एक है इसके अंदर यूनिसेलुलर, कौन, हमारा ईस्ट, ठीक। अगर इनकी हम हैबिटेट की बात करें, बॉडी की बात करें, किस तरह से खा पी रहे हैं ये, तो सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर होते हैं मोस्टली, ठीक है। डिकम्पोजर करके, डिकम्पोजिशन करके अपना काम कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं वहाँ पर सैप्रोफिटिक तरीके से, और ये पैरासिटिक तरीके से भी रहते हैं। और कहाँ रह रहे हैं, कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब कि ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक, गोबर पर भी ग्रो कर रहे हैं, कॉप्रोफिलस भी होते हैं, पैरासिटिक भी हैं, सैप्रोफिटिक हैं। और यही तो दो मेन मोड होता है न्यूट्रिशन का, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली कैसे होता है, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों शो कर रहे हैं, ठीक। इनकी अगर माइसीलियम की बात करें, इनका माइसीलियम कैसा होता है, इनका जो फिलामेंट है वो कैसा होगा, ये देखिए, इनका फिलामेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। कैसा दिख रहा है सर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। हर एक माइसीलियम जो है वो सेप्टेट है, सेप्टा दिख रही है आपको, ये माइसीलियम के अंदर सेप्टा दिख रही है, और एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है, एक एक यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, सेप्टेट होता है, सेप्टा दिख रही है। और इन सेप्टा के बीच में आपको पोर्स भी दिख रहा है बच्चे, देख रहे हो, पोर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये जो पोर्स होते हैं बच्चे, ये पोर्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, ये पोर्स बस इतने ही होते हैं कि केवल इधर का साइटोप्लाज्म इधर जा पाए और इधर का साइटोप्लाज्म इधर आ पाए, ठीक है। तो इन पोर्स से केवल साइटोप्लाज्म और जा सकता है, ये न्यूक्लियस मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इन पोर्स से न्यूक्लियस जो है वो मूव नहीं कर सकता एक सेल से, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में। तो क्या बोल दिया बताओ, मेन यही बेसिस थी माइसीलियम की, और रिप्रोडक्शन के बेसिस में हमने डिवाइड किया है 4 ग्रुप में। तो इनका माइसीलियम कैसा हो गया, देख लिया आपने, कैसा बताओ, सेप्टेट है, ब्रांच्ड होगा, ब्रांचिंग मिलेगी आपको, पूरा ब्रांच माइसीलियम दिखाई देगा, लेकिन वो सारे क्या होंगे, सेप्टेट होंगे। और इन सेप्टा के अंदर क्या मिलेंगे, पोर्स मिलेंगे, ठीक है। और ये पोर कैसे होंगे, देख रहे हो, इन पोर से केवल साइटोप्लाज्म पास कर सकता है। तो देखें क्या देखा हमने, देखो सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा, ठीक है। पोर्स होंगे सर, सेप्टा में पोर्स होंगे, और वो पोर्स क्या करेगा, दिस पोर्स अलाउज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड नॉट द न्यूक्लियस, केवल साइटोप्लाज्म मूव कर सकता है इन पोर्स से, ठीक है। वहीं रिप्रोडक्शन की जब आप बात करोगे तो कहते हैं ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कोनिडिया के थ्रू शो करते हैं। कोनिडिया मतलब क्या, एक्सोजीनसली, ठीक है, एक्सोजीनियसली स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कोनिडिया एक्सोजीनस बनते हैं, तो इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एक्सोजीनस बनेंगे। क्यों एक्सोजीनस पे इतना जोर दे रहे हैं, देखते हैं अभी, ठीक। उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे इनके अंदर सोमैटोगेमी या फिर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। तो ये जो सोमैटोगेमी वाला तरीका है वो हम देखते हैं जरा, सोमैटोगेमी कैसे इनके अंदर होती है। इधर देखिए, तो ये देखो, ये सोमैटोगेमी के दौरान क्या होगा, कोई सेक्स ऑर्गन तो बनता नहीं है, दो डिफरेंट हमारे माइसीलियम एक पास आएंगे, दो डिफरेंट सेल वाले जो माइसीलियम है अलग अलग, वो एक दूसरे के पास आएंगे, पास आकर दोनों फ्यूज कर गए, और माइसीलियम के फ्यूजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। देखिए प्लाज्मोगेमी हो गई। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है सर, डाइकैरियोन स्टेज आती है, बताया था। फाइकोमाइसिटिस के अंदर डाइकैरियोन स्टेज नहीं आती, उसके अंदर डायरेक्ट दोनों जो है न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस आकर पड़े रहेंगे एक सिंगल सेल के अंदर, तो इसको बोलेंगे डाइकैरियोन स्टेज, हो गई, ठीक है। डाइकैरियोन स्टेज के बाद क्या होगा, ये जो माइसीलियम है
जिस सेगमेंट के अंदर बच्चे ये डाइकैरियोन स्टेज आती है उसी सेगमेंट में एक आउटग्रोथ होती है, देख रहे हो, ये आउटग्रोथ होती है माइसीलियम के ऊपर, और ये जो आउटग्रोथ होती है इसको हम बोलते हैं एक्सोजेनस हाइफा। क्या बना दिया हमने? एक्सोजेनस हाइफा। एक्सोजेनस हाइफा कहाँ बनेगा? ये उस सेल पर बनेगा जिस सेल के अंदर डाइकैरियोन स्टेज बनी है, वहाँ पर एक्सोजेनस हाइफा बनेगा, आउटग्रोथ कर जाएगा माइसीलियम उसका। ठीक है चल, अब क्या होंगे, दोनों न्यूक्लियस जो है ये मूव कर जाते हैं इस एक्सोजेनस हाइफा के अंदर। देखो दोनों न्यूक्लियस आ गए एक्सोजेनस हाइफा के अंदर, अभी तक ये डाइकैरियोन स्टेज है, देख रहे हो, यही मैं कहना चाह रहा था कि लंबे समय तक डाइकैरियोन स्टेज बनी रहती है एस्कोमाइसिटिस के अंदर, ठीक है, और फाइकोमाइसिटिस के अंदर तुरंत आते ही फ्यूज कर जाते हैं, ठीक। अब ये डाइकैरियोन स्टेज आई, बताओ, अभी दोनों मूव कर गए एक्सोजेनस हाइफा के अंदर। अब जब एक्सोजेनस हाइफा के अंदर दोनों मूव कर जाते हैं उसके बाद क्या हो जाती है? कैरियोगैमी हो जाती है। क्या हो जाती है बताओ? कैरियोगैमी। सब पढ़ा हमने, प्लाज्मोगैमी करा दी, अब कैरियोगैमी भी कर दी। देखो कैरियोगैमी हो गया, और कैरियोगैमी होने से क्या हो जाएगा? ये जाइगोट बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा? जाइगोट, 2n जाइगोट बन गया। और ये जाइगोट तो यहाँ पर बना, और इसके साथ ही क्या होता है बच्चे कि अगल बगल के जो फिलामेंट होते हैं, अगल बगल के जो फिलामेंट है वो क्या करते हैं, वो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जहाँ पर जिस सेगमेंट पर ये एक्सोजेनस हाइफा बना है उसको प्रोटेक्शन भी देना है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जाइगोट है, उसी से आगे का आपका इनका लाइफ चलने वाली है, आगे रिप्रोड्यूस करने वाले हैं इसी की हेल्प से ये। तो क्या होंगे, बाकी जो बचे हुए फिलामेंट होते हैं वो फिलामेंट क्या करते हैं, इस जो ये एस्कोजेनस जो हाइफा है, जिसको आप एस्कस बोलते हो, इसी को हम एस्कस बोलते हैं बच्चे, ठीक है। एस्कस, ये जो बैग बना है ना, बैग, इसको हम एस्कस बोलते हैं। और ये बैग होने की वजह से, जो एस्कस जो बैग बन रहा है, इसी की वजह से हम अपनी एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक फंजाई, कि इनके अंदर बोरा बैग बन रहा है, इसके अंदर देख ले, यही बैग है, इसी वजह से इनको सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक। अब देखिए बन गया, और बाकी जो माइसीलियम उन्होंने क्या किया, इसको कवर कर लिया चारों तरफ से, ठीक है, कवर कर लिया, ठीक। और ये जो कवरिंग बनी है इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी या फिर एस्कोकार्प, एस्कोकार्प या फिर फ्रूटिंग बॉडी बना दी हमने, ठीक है। देखिए फ्रूटिंग बॉडी बन गई, और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो ये एस्कोजेनस हाइफा है, इस एस्कोजेनस हाइफा के अंदर जो डिप्लॉइड जाइगोट है, अब इसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस होती है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये मियोसिस, लास्ट स्टेप हमारी मियोसिस करा दी हमने, और मियोसिस करा कर एक मियोसिस में 4 स्पोर बनेंगे। ये जो स्पोर बने हैं, इन स्पोर्स को हम बोलते हैं एस्को स्पोर्स। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं एस्को स्पोर्स। तो 4 एस्को स्पोर बनते हैं, यहाँ पर 4 एस्को स्पोर हमने बना दिए। अब ये जो 4 एस्को स्पोर बने हैं, किसके अंदर बने हैं? बैग में बने हैं। इस बैग को क्या बोला? एस्कस। देखो एस्कस, इस बैग को एस्कस बोलते हैं, इसीलिए इसको सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है सर। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो 4 स्पोर एस्को स्पोर बने हैं, इनके अंदर माइटोसिस होती है, 4 से 8 बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे ये जो एस्कोमाइसिटिस के अंदर है, देखोगे जब आप, तो नॉर्मली 4, ठीक है, नॉर्मली 4 स्पोर बनते हैं, जनरली 8, 4 से 8 के बीच में ये स्पोर इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एस्को स्पोर, ठीक है, बन गया। अब क्या होगा, अब ये तुम्हारा फ्रूटिंग बॉडी डिजनरेट कर जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी भी टूट जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी के साथ साथ जो ये एस्कस है, एस्कस भी ये टूट जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और एस्कस के रप्चर करते ही क्या होगा, ये सारे के सारे जो यहाँ पर एस्को स्पोर बने हैं फ्री हो गए, देख रहे हो, फ्री हो गए। ये कहाँ फ्री हो गए? सॉइल में फ्री होकर आ गए, सॉइल में। और सॉइल में जब फ्री होकर आ जाएंगे, ये सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, हाँ सर, मियोसिस के बाद ही बने, सारे के सारे हैप्लॉइड ही होंगे। अब ये सारे जो फ्री एस्को स्पोर हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, फिर से फिलामेंटस बॉडी बना देते हैं सर। ये दोबारा फिलामेंटस बॉडी देखिए यहाँ पर बन गया, दोबारा से ये फिलामेंट, माइसीलियम का जो फिलामेंट है, पूरा फिलामेंटस बॉडी दोबारा ये जर्मिनेट करके बना देंगे। तो इस तरीके का इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमसे यहाँ से जो मेन हमको याद रखने वाली बात थी, जो यहाँ पर एक्सोजेनस बोलना चाह रहा था, इसलिए बोलना चाह रहा था ताकि आपको ये याद रह पाए कि जो इसके एस्को स्पोर बने हैं वो कहाँ बने बताओ, इनके एस्को स्पोर बने हैं सर, ये बैग के अंदर बने हैं। बैग के अंदर बने मतलब कैसे बने? एंडोजीनियसली बने। कैसे बने? एंडोजीनियसली बने, ठीक है। और यही मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्या कि एस्को स्पोर कैसे बनते हैं? एंडोजीनियसली। अब याद रखने की जरूरत नहीं, दिख रहा है सर, बैग के अंदर बना है, एस्कस बैग, उस बैग को बनाया इसीलिए है कि ताकि उसके अंदर इस स्पोर को रख सकें। तो सारे के सारे स्पोर कैसे बनते हैं? एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली मतलब कि बैग के अंदर बनते हैं। और इनके ये सेक्सुअल स्पोर कैसे बनेंगे? एंडोजीनियसली, क्योंकि कोनिडिया है, कोनिडिया मैंने आपको दिखाई थी एंडोजीनियसली बनती है। तो ये हमने देख लिया कि, और कितने स्पोर बनेंगे कह देना, मिनिमम सर, मिनिमम 4 बनाता है, और जनरली कितना बनाता है? 8, जनरली 8, और मिनिमम 4 यहाँ पर एस्को स्पोर बनते हैं, और सबके सब एंडोजीनियसली बनते हैं। अब ये कैसे डिफरेंट है आपके बेसिडियोमाइसिटिस से, अभी देखते हैं हम। बेसिडियोमाइसिटिस देखेंगे तो वहाँ दिखेगा हमें क्या डिफरेंस है। अपने एस्कोमाइसिटिस के एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे, कौन कौन से एग्जांपल आपको याद करने इसमें। तो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम नोटेटम आपको याद होगा बच्चे, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स इसी से हमने प्रोड्यूस कराई थी, ठीक है। और एस्परजिलस आता है इसी में आपका, क्लेविसेप है, न्यूरोस्पोरा है, मोरल्स, ट्रफल्स। ये मोरल्स और ट्रफल्स होते हैं बच्चे, ये एडिबल फंजाई होती हैं, ठीक।
क्लेविसेप की बात करें अगर तो क्लेविसेप से एलएसडी प्रोड्यूस कराया जा रहा है, एलएसडी जो ड्रग है, ठीक। और न्यूरोस्पोरा की अगर हम बात करें तो न्यूरोस्पोरा को हम बोलते हैं बच्चे ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोल रहे हैं? क्योंकि इसको हम लोग बहुत सारे बायोकेमिकल और जेनेटिकल जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं उसमें यूज करते हैं। वन ऑफ द अगर जेनेटिक्स का एक एक्सपेरिमेंट देखें किसमें हमने इसको यूज किया, तो हमारे बीडल एंड टॉटम साहब ने जो 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इसी न्यूरोस्पोरा को यूज किया था, ठीक है। और बहुत सारे जेनेटिकल वर्क में आपकी यूज हो रही है न्यूरोस्पोरा। तो इस तरीके से इसमें एक और एग्जांपल आप कौन सा ऐड कर दो बताओ? ईस्ट, ठीक है, ईस्ट भी हमारा यहीं पर है। हाँ सर। हम बात करें बच्चे बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में। बेसिडियोमाइसीटीज को हम क्लब फंजाई बोलते हैं, ठीक। अगर देखें कहाँ ग्रो कर रही हैं तो आपको सॉइल में मिलेंगी, ट्री स्टम्स हो गए वहाँ ग्रो करेंगी, लिविंग प्लांट बॉडीज़ के अंदर पैरासिटिक फॉर्म में है ना, लिविंग प्लांट बॉडी तो पैरासिटिक फॉर्म मिलेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर पैरासिटिक फॉर्म में ग्रो कर रही हैं। तो इस तरीके से कहाँ कहाँ इनका हैबिटेट हो गया वो देख लिया। अगर इनकी माइसीलियम की बात करें हम, इनकी माइसीलियम कैसी होती है बच्चे, तो वो इनकी माइसीलियम आप देखिए कि ब्रांच्ड माइसीलियम, ये देखिए यहाँ पर कैसी है, ब्रांच्ड होगी, वो तो हम यहाँ पर देख लेंगे सर, जैसा हमने देखा है पर सब ब्रांच स्ट्रक्चर इनमें मिलेगा, ठीक है। पूरी माइसीलियम कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कैसी होगी, ब्रांच के साथ सेप्टेट भी होगी, कैसी होगी, सेप्टेट। लेकिन इनकी सेप्टा कुछ अलग तरीके की होती है। यहाँ देखिए इनकी जो सेप्टा होती है बच्ची, ये इनकी सेप्टा है। इस सेप्टा को हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा, ठीक है, क्योंकि इन सेप्टा की जो मार्जिन्स होती हैं वो इस तरीके से डोम शेप्ड होती है ना, और इन मार्जिन्स को बोलते हैं पार्थेनोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेंथोसोम्स। इन मार्जिन्स को बोलते हैं पैरेंथोसोम्स, ठीक। और ये डोलीपोर सेप्टा होगी, इस सेप्टा बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा, डोम शेप्ड होती है, और इन मार्जिन्स को बोलते हैं पैरेंथोसोम, ठीक है। और क्या मिलेगा इनमें, इनकी माइसीलियम पर आपको क्लैंप कनेक्शन देखने को मिलता है। देखिए क्लैंप कनेक्शन, ये क्लैंप कनेक्शन क्या करता है बच्चे कि यहाँ का जो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म तो भरा ही है, ठीक है सर। अब इस क्लैंप कनेक्शन की हेल्प से क्या होता है कि न्यूक्लियस, यहाँ का न्यूक्लियस माइग्रेट करके यहाँ आ सकता है, इसमें आ सकता है। मतलब क्या हो गया, अब ये वाला न्यूक्लियस अगर यहाँ आ जाएगा तो ये जो आपका सेगमेंट है जो कि एक कैसा है, मोनोकैरियोटिक सेगमेंट है, ये डाइकैरियोटिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो क्लैंप कनेक्शन है इसका काम है मोनोकैरियोटिक सेगमेंट को डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट कर देना। क्या करेगा? मोनोकैरियोटिक सेगमेंट को ये डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या देखा हमने बताओ, इनमें माइसीलियम की बात करेंगे तो ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा, और सेप्टा कैसी होगी, डोलीपोर सेप्टा होगी इसकी, ठीक है। और इनमें क्लैंप कनेक्शन देखने को मिलेगा। क्लैंप कनेक्शन का काम क्या होगा, तो ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देखा हमने यहाँ से निकल कर आगे, ठीक, डाइकैरियोटिक में इसने कन्वर्ट कर दिया। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चे, वो जनरली देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये स्पोर बनाकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली शो नहीं करती। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रही हैं, तो नॉर्मली कैसे करती हैं, फ्रेगमेंटेशन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा आपको, लेकिन ये स्पोर फॉर्मेशन वाली तरीका जो है इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है सर, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करिए, फ्रेगमेंटेशन से। वो हमें पता है सर, फ्रेगमेंटेड बॉडी है, फिलामेंटस बॉडी है, फिलामेंटस बॉडी तोड़ेगा, फ्रेगमेंट्स बनाएगा, वहाँ से नया माइसीलियम बन जाएगा ईच फ्रेगमेंट से, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, 2 तरीकों से करता है, सोमैटोगैमी एंड स्पर्मेटाइजेशन। तो पहले हम सोमैटोगैमी के बारे में बात करेंगे, फिर देखते हैं स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है, कौन से वो करते हैं। सोमैटोगैमी जैसा आपने देखा कहाँ पर, अपनी एस्कोमाइसिटिस में, उसी तरीके का कुछ यहाँ पर चलने वाला है। डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। देखो क्या होने वाला है, देखिए ये 2 अलग अलग जेनेटिकल स्ट्रेन वाले 2 अलग अलग माइसीलियम जो है, ये जेनेटिकल स्ट्रेन वाले 2 अलग अलग माइसीलियम एक साथ आएंगे, ठीक है। क्लोज आए सर, क्लोज आने के बाद क्या हो गया, फ्यूज करके मतलब क्या बोल दिया, प्लाज्मोगैमी हो गई। ये देखिए प्लाज्मोगैमी होगी, और प्लाज्मोगैमी होने के बाद क्या होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है, देखिए, ठीक है, डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई। अब क्या होता है, इस डाइकैरियोटिक स्टेज बनने के बाद, ठीक है बच्चे, हर एक जो सेगमेंट है, ये जो हर एक सेगमेंट यहाँ दिख रहा है, हर एक सेगमेंट में क्या मिलेगा, ये क्लैंप कनेक्शन बन जाएगा, देख रहे हो, क्लैंप कनेक्शन। और वो क्लैंप कनेक्शन क्या करेगा, वो हर एक सेगमेंट को डाइकैरियोटिक कर देगा। पता है हमें, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ से माइग्रेट करके चली आएंगी। तो देखिए इस क्लैंप कनेक्शन के बनने की वजह से क्या होगा, हर एक सेगमेंट कैसा हो गया, तो सर वो हर एक सेगमेंट हमारा डाइकैरियोटिक हो गया। दिख रहे हैं यहाँ पर, हर एक सेगमेंट हमने डाइकैरियोटिक बना लिया। अब इसके बाद क्या होगा, हर एक सेगमेंट जब डाइकैरियोटिक बन जाएगा तो हर एक सेगमेंट से क्या होते हैं, यहाँ पर बल्ज, देख रहे हो, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बल्ज यहाँ पर निकल जाएगा, और इसको हम बोलते हैं बेसिडियम। क्या करते हैं, ये बेसिडियम। यहाँ पर एक आउटग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, हर एक सेगमेंट में क्या होगी सर, यहाँ पर एक आउटग्रोथ हो जाएगी हर एक हमारे सेगमेंट में, और उस आउटग्रोथ को हम बोलेंगे बेसिडियम। अब ये जो बेसिडियम आउटग्रोथ हो गई, क्या होगा, अब ये जो हर एक सेगमेंट के जो डाइकैरियोटिक जो न्यूक्लियस है, 2 जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ पर, ये देखिए सर, ये बेसिडियम में आ गए। और बेसिडियम में आने के बाद क्या होगा, बेसिडियम में आने के बाद सर यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा। सर क्या हो गया, फ्यूजन हो गया सर।
ये जो हो गया कैरियोगैमी हो गई, क्या हो गई, कैरियोगैमी हो गई, ठीक है। और इसी बीच क्या हो जाएगा, वो पढ़ा है आपने क्या, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी इनके चारों तरफ, फ्रूटिंग बॉडी बन गई सर। फ्रूटिंग बॉडी किसने बनाया सर, जो बाकी की जो हमारी माइसेलियम थी उन्होंने क्या कर दिया, फ्रूटिंग बॉडी बना दिया। और इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। वहां पर हमने क्या बोला था, एस्कोकार्प, इसको बोलेंगे बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होगा सर, ये तो हमें दिख रही है, ये डिप्लॉइड है, ये तो डिप्लॉइड है, 2n है, फ्यूजन से बना है, कैरियोगैमी बना है, फ्यूजन है, ठीक। अब क्या होगा सर, इसके अंदर मियोसिस हो गई, ठीक है। ये देखिए फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया, मियोसिस करा दिया। और मियोसिस करने के बाद अब क्या करेंगे, एक एक से 4-4 स्पोर बनेंगे। उन स्पोर को हम नाम देते हैं बेसिडियो स्पोर्स। क्या नाम देते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। लेकिन कहानी कुछ अलग है। हमारे एस्कोमाइसेटिस में वो स्पोर्स इस बैग के अंदर बने थे। पहले एस्कस बैग बना था, उस बैग के अंदर सारे के सारे स्पोर रखे थे। यहाँ पर वो स्पोर बैग के अंदर नहीं होंगे, बल्कि एक्सोजीनियसली बन रहे हैं, देख रहे हो, बाहर बन रहे हैं एक्सोजीनियसली, है ना, एक्सोजीनियसली, ठीक है। अंदर बैग के नहीं बल्कि एक्सोजीनियसली बन रहे हैं। तो 4-4 स्पोर बनेंगे, लेकिन सारे के सारे कैसे बन रहे हैं, एक्सोजीनियसली। तो ये एक डिफरेंस हो गया हमारा एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस में, कि जो बेसिडियो स्पोर बनते हैं वो एक्सोजीनियसली बनते हैं ना, एक्सोजीनियसली बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर एंडोजीनियसली बनते थे। अब क्या होगा, यही सर फ्रूटिंग बॉडी जो बनी है, फ्रूटिंग बॉडी भी टूट जाएगी और ये बेसिडियम जो है सर ये रप्चर कर जाएगा, तो ये बेसिडियो स्पोर जो है वो फ्री हो जाएंगे। और बेसिडियो स्पोर जब फ्री हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर, ये जाएंगे सॉइल में जाएंगे सर। और सॉइल में जाने के बाद क्या करेंगे, बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। और जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, कंप्लीट आपकी माइसेलियल बॉडी दोबारा से बना के दे देंगे हमें, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सोमैटोगैमी कैसे हो रही है इनके अंदर, ठीक है। आपको जो मेन डिफरेंस याद रखना है क्या, कि एस्कोमाइसेटिस के अंदर जो स्पोर्स बने थे वो एंडोस्पोर्स थे, इस वो बैग के अंदर बनते थे। यहाँ पर जो स्पोर बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, ठीक। ये एक्सोजेनस स्पोर हैं, कैसे हैं ये, एक्सोजेनस स्पोर यहाँ पर बन रहे हैं। अब अपनी फंजाई के हम लास्ट क्लास पढ़ेंगे, दैट इज ड्यूटेरोमाइसेटिस। ड्यूटेरोमाइसेटिस को बोलते हैं बच्चे हम फंजाई इम्परफेक्टाई। मतलब इसमें जो फंजाई आती हैं उनको हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों इम्परफेक्टाई बोलते हैं, क्योंकि इन ड्यूटेरोमाइसेटिस ग्रुप में हम उन्हीं फंजाई को रखते हैं जिन फंजाई की हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नहीं पाया जाता है, उन फंजाई को रखा जाता है ड्यूटेरोमाइसेटिस ग्रुप में। यानी आपको समझ में आ गया, जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो क्यों बार बार बोल रहा था कि ड्यूटेरोमाइसेटिस को केवल एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस और फाइकोमाइसेटिस की यहाँ पर बात हो रही थी। क्यों, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसेटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेंबर आपने ड्यूटेरोमाइसेटिस के अंदर रखा है, अगर उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर डिस्कवर हो गया तो क्या किया जाता है, उस मेंबर को उठाकर क्या करते हैं हम अपने बेसिडियोमाइसेटिस या फिर एस्कोमाइसेटिस के अंदर उठाकर डाल देते हैं। वो डिपेंडिंग कि किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि क्या किया जाए कि जिस मेंबर का आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता किया है तो उस मेंबर को क्या करें, उसके सेक्सुअल स्टेज के हिसाब से उसको उठाकर डाल दें किसी और ग्रुप में, और उसका जो एसेक्सुअल और जो उसका वेजिटेटिव स्टेज है उसको हम अपने ड्यूटेरोमाइसेटिस के अंदर इंक्लूड करें। ये भी पॉसिबल है, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसको उठाकर हम डाल देंगे अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा। अगर ड्यूटेरोमाइसेटिस ऐसा रिप्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो हमारे एस्कोमाइसेटिस की तरह से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो एस्कोमाइसेटिस में डाल देंगे, अगर बेसिडियोमाइसेटिस की तरह करेगा तो बेसिडियोमाइसेटिस में डाल देंगे। या फिर ये कर सकते हैं कि उसके वेजिटेटिव और हमारा जो उसका ये आपका जो वेजिटेटिव फेज है उसको आप कहाँ रख दो, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेज के हिसाब से उसको आप रख दो एक ड्यूटेरोमाइसेटिस में, और उसके सेक्सुअल स्टेज को जो है उसका सेक्सुअल स्टेज है उसको उठाकर रख दो आप उसके रेस्पेक्टिव क्लास में, ड्यूटेरो या फिर बेसिडियो या फिर अपने एस्कोमाइसेटिस में, ठीक है। दो कंडीशन आप पॉसिबल हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक। और इसके अगर माइसेलियम की बात करें तो माइसेलियम रिप्रोडक्शन की बात कर ली। दूसरा क्या बेसिस हमने बनाया था डिवाइड करने का, वो था हमारा माइसेलियम। माइसेलियम की अगर बात करें तो इनका माइसेलियम कैसा होता है, सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। सेप्टेट और ब्रांच माइसेलियम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसेटिस में, ठीक। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कोनिडिया की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही नहीं इनके अंदर, ठीक है, हमने देख लिया, ठीक। और अगर बात करें हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इनके जो कुछ मेंबर होते हैं, सम ऑफ द मेंबर, ये क्या करते हैं, ये सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक की तरह रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द मेंबर, लार्ज नंबर ऑफ द मेंबर जो इनके हैं ऑफ दिस क्लास आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, ठीक है। इनके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर है वो मिनरल साइकिलिंग में हेल्प कर रहे हैं, और कुछ जो मेंबर हैं वो सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक की तरह रह रहे हैं और डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक। अब ये हमको दिक्कत आ जाती है, हमारी एनसीईआरटी की लाइन उठा के हमसे पूछ देता है, अच्छा सम मेंबर एक्ट एज ए मिनरल साइकिलिंग कंपोनेंट और लार्ज मेंबर एक्ट एज ए पैरासिटिक, तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे याद रखो ना सर, ड्यूटेरोमाइसेटिस का घर तो है नहीं, क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, तो घर
घर गृहस्थी तो है नहीं इनके पास, और जिसके पास घर गृहस्थी नहीं होती है कुछ अच्छे ही काम करेगा वो, ठीक है। देख लीजिए अपने देश में बहुत लोग हैं ऐसे, ठीक। तो क्या करे, कुछ अच्छा काम करेगा। तो क्या अच्छा काम कर रहा है सर, मिनरल साइकिलिंग, अच्छी बात है। तो इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर को क्या कराना चाहिए, मिनरल साइकिलिंग करानी चाहिए। अकेले हैं, अच्छा काम करें, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ देम एक्ट एज अ कंपोनेंट ऑफ मिनरल साइकिलिंग, और जो कुछ हैं वो क्या करेंगे आपके पैरासिटिक। अब हमें नहीं भूलेगा कि लार्ज मेंबर आपके मिनरल साइकिलिंग वाले हैं, ठीक। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें अल्टरनेरिया आएगा, कोलेंट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, 3 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के हैं जो कि ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर हमको याद रखना है, ठीक है। और एक लाइन और हमारी एनसीईआरटी मैंने यहाँ पर लिखी है, क्या, या तो उसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट जिसके हिसाब से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करे या तो उसी क्लास में डाल दो उठाकर, या फिर और क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव जो फेज है उसको एक नाम दे, और एक नाम देकर कहाँ डाल दे, उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस वाले में डाल दे, और उसका जो सेक्सुअल स्टेज है उसके सेक्सुअल स्टेज को दूसरा कोई नाम दे, अनदर नेम दे, और उस नाम को क्या, उस नाम को देकर कहाँ डाल दें, उसको अपने रेस्पेक्टिव सेक्सुअल स्टेज जिसके हिसाब से शो कर रहा है उस स्टेज में आप डाल दो, ठीक है। यानी एक ही मेंबर के सेक्सुअल स्टेज को आप डालोगे वहाँ पर बेसिडियोमाइसिटिस में, उसी मेंबर का जो ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है उसको आप डालोगे ड्यूटेरोमाइसिटिस में, ये भी किया जा सकता है।